हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट का लिंक इस कार्ड पे है। तो अपन स्टार्ट करते हैं मिक्सर से। देखो, प्रीवियस वीडियो में अपन ने इम्प्योर और प्योर सब्सटेंसेज के बारे में, इम्प्योर और प्योर मैटर के बारे में रीड किया था और यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं मिक्सर की प्रॉपर्टी से। तो मिक्सर की पहली प्रॉपर्टी होती है कि एक मिक्सर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उन सब का नेचर, केमिकल नेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट सेम इन केमिकल नेचर। हर एक का अलग होना जरूरी नहीं है, कुछ का अलग कुछ का अलग ऐसा हो सकता है, ठीक है। मिक्सचर कंटेन 2 और मोर काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंट। एक मिक्सर में जो कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट एक्चुअल में प्योर है, लेकिन अलग अलग प्योर सब्सटेंस होने की वजह से वो ओवरऑल एक क्या बन जाता है, मिक्सर बन जाता है। मिक्सर हैज वेरिएबल कंपोजिशन। एक कोई भी पर्टिकुलर मिक्सर का जो कंपोजिशन होता है वो वेरी करता है। अब वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब है कि किस रेशियो में कंपोनेंट ऐड किए गए वो कुछ फिक्स नहीं होता। जिस भी रेशियो में डालेंगे वो मिक्सर ही कहलाएगा। जैसे अपन 1 लीटर वाटर लेते हैं और उसमें 1 चम्मच सॉल्ट का मिक्स कर दे तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। अगर मैं 1 लीटर वाटर में 3 चम्मच सॉल्ट के मिक्स कर दूं तो अभी भी वो क्या कहलाएगा, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। लेकिन जो कंपोजिशन है वो तो चेंज हो गया। नेक्स्ट है, ड्यू टू वेरिएबल कंपोजिशन मिक्सर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर एक मिक्सर का जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होता तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता। जैसे वाटर अपन जानते हैं कि वाटर किस पे मेल्ट होता है और किस पे बॉयल होता है, वो अपन जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है। किसी भी मिक्सचर का ये फिक्स नहीं होगा। कारण, जैसे अभी वाला एग्जांपल लेते हैं, अपन ने बोला कि 1 लीटर वाटर में सॉल्ट डाला, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा। अब अपन ने दूसरा मिक्सर बना दिया, वैसे ही किसी और ने सॉल्ट का मिक्सर बनाया, उसमें 1 लीटर वाटर में 2 चम्मच डाल दिए तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कुछ और आएगा। तो सॉल्टी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो तो अब बता ही नहीं सकते, क्योंकि जब कंपोनेंट फिक्स ही नहीं है। तो एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जैसे मुझे ऐसे पूछे कि एक कंटेनर में वाटर का सॉल्यूशन है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताओ ये वाटर प्योर है या इम्प्योर। तो वो कैसा होगा, प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अपने, देयर इज नो केमिकल कॉम्बिनेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिन पार्टिकल को कंबाइन किया गया उनके बीच में कोई रिएक्शन, कोई केमिकल चेंज, उनके रिएक्शन करने से कुछ नया सब्सटेंस बनना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। और जो कंपोनेंट है उनको अपन फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन से फिजिकल मेथड होते हैं वो इसी चैप्टर में आगे करेंगे। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं मिक्सर के। एयर एक तरह का मिक्सर है, सॉइल भी एक तरह का मिक्सर है, वाटर एंड कोल्ड सॉइल वाटर नहीं होगा, एंड कोल्ड ड्रिंक जो है वो भी एक तरह का क्या होता है, मिक्सर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मिक्सर। तो देखो, मिक्सर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनस होता है और हेट्रोजीनस। होमो का मतलब होता है एक जैसा और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग। अब क्या एक जैसा, जैसे सपोज करते हैं कि अपन वापस अपना ही एग्जांपल लेते हैं। एक ग्लास में वाटर लेकर उसमें 1 चम्मच सॉल्ट मिक्स कर देते हैं और उसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेते हैं। अब अगर उस मिक्सचर को अपन नोटिस करें तो उसके हर पार्ट में एक जैसा कंपोजिशन हो गया, यूनिफॉर्मली वो सॉल्ट क्या हो गया, वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसा नहीं है कि ऊपर से सॉल्ट ही ज्यादा है या नीचे से सॉल्ट कम है या वो सॉल्ट नीचे जाके एक्यूमुलेट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो ओवरऑल ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा है। इस तरीके के मिक्सचर को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म होना। और ऐसे मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजीनस। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होगा, जैसे अपन वही एग्जांपल लेते हैं, वाटर ले और उसमें 1 चम्मच सॉल्ट की जगह सैंड या सॉइल कुछ भी मिक्स कर देते हैं। जब ये मिक्स करेंगे, सैंड मिक्स करेंगे, अपन हिला देंगे तो ऐसा नहीं होगा, सैंड नीचे सेटल हो जाएगी। तो नीचे की तरफ सैंड के कंपोनेंट ज्यादा, मतलब वो जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, और ऊपर की तरफ सैंड का अमाउंट कम है। तो थ्रू आउट एक जैसा उसका वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। ऐसा मिक्सर क्या कहलाता है, हेट्रोजीनस। एक और चीज, जब अपन ने वाटर लिया और उसमें सॉल्ट मिक्स किया, इनिशियल में दोनों की अलग अलग फिजिकल स्टेट है। वाटर लिक्विड है जबकि सॉल्ट जो है वो कैसा है, सॉलिड स्टेट में। लेकिन जब अपन मिक्स कर चुके हैं तो अब जो मिक्सर बना है वो कैसा है,
वो लिक्विड में है। तो जो कंपोनेंट है एक बार मिक्स होने के बाद एक ही फिजिकल स्टेट में आता है, किसमें? होमोजेनस में, जबकि हेट्रोजीनस में ऐसा नहीं होता। सैंड और वाटर वाले एग्जांपल में देखें तो अभी भी वाटर के लिक्विड स्टेट में और सैंड अभी भी किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। तीसरा पॉइंट जो है, जब अपन होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें कोई सेपरेशन लेयर नहीं होती। वाटर सॉल्ट वाला मिक्सचर जो होगा उसमें ऐसी कोई लेयर नहीं है जो सॉल्ट और वाटर के बीच में एक लाइन ड्रॉ करती है या कोई सेपरेशन लो करती है, जिससे अपन को पता चले कि भाई नीचे की तरफ वाटर है ऊपर की तरफ सॉल्ट, या नीचे की तरफ सॉल्ट है ऊपर की तरफ वाटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर जो सैंड और वाटर वाला था उसमें एकदम क्लियर सेपरेशन होता है कि हाँ नीचे सैंड है और ऊपर वाटर है, उसका एकदम ऐसे अलग अलग सा दिखाई देता है। तो ऐसा सेपरेशन हेट्रोजीनस में दिखाई देगा, होमोजीनस में नहीं। और होमोजीनस हेट्रोजीनस के एग्जांपल देख ही चुके हैं, वाटर और सॉल्ट का ये होगा और वाटर और सैंड का हेट्रोजीनस का एग्जांपल हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है सॉल्यूशन। उसे स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट आपको होमोजीनस और हेट्रोजीनस में और नोट करना है। फिल्टर पेपर से अपन होमोजीनस मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अपन सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो एक बार जब सॉल्यूशन बन जाएगा उसे फिल्टर पेपर में से पास कराएंगे तो सॉल्ट अलग और वाटर अलग नहीं होगा। लेकिन जो वाटर और सैंड का जो मिक्सचर है, जो हेट्रोजीनस मिक्सचर था, उसे अगर फिल्टर पेपर से सेपरेट करें तो सैंड अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट अपने टॉपिक है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? ये होमोजेनस मिक्सचर ही होता है टू और मोर सब्सटेंस का। इसमें एक एग्जांपल, जैसे अपने जो एग्जांपल चल रहा है वही लेते हैं। वाटर और सॉल्ट को जब मिक्स करके जो सॉल्टी वाटर बनाते हैं वो एक तरह का क्या है? सॉल्यूशन। इसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, जबकि सॉल्ट जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट की तरह। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते क्या है? तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जिसमें किसी चीज को डिसॉल्व किया जाता है, और जिस चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व अदर सब्सटेंस या अदर कंपोनेंट, उसे अपन क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। एंड द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व, जो घुलता है, जो डिसॉल्व होता है, उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूट। सॉल्वेंट हमेशा हाई अमाउंट में होता है, जबकि सॉल्यूट कैसे अमाउंट में होता है? लेसर अमाउंट में होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। आयोडीन और अल्कोहल से टिंचर आयोडीन बनता है। शुगर, CO2 और वाटर के मिक्स होने से सोडा वाटर बनता है। O2, CO2 और अदर गैस N2 से मिलकर क्या बनता है? एयर। इन सब की फिजिकल स्टेट भी नोट कर रखी है ब्रैकेट में, और उससे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है कि अल्कोहल जो सॉल्वेंट था वो लिक्विड था, तो सॉल्यूशन भी कैसा है? लिक्विड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि सॉल्यूट क्या था? सॉलिड। यहां पर सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड, जबकि सॉल्यूट कैसा है? सॉलिड और गैस। लेकिन सॉल्यूशन कैसा है? लिक्विड। या सॉल्वेंट गैस था तो सॉल्यूशन भी क्या है? गैस। इसका मतलब सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो हमेशा सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सॉल्वेंट अगर गैस है तो सॉल्यूशन गैस होगा, सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, सॉल्वेंट जो सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड होगा। सॉल्यूट कुछ भी हो, चाहे लिक्विड, गैस, सॉलिड, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और पॉइंट इस वाले एग्जांपल में इंपॉर्टेंट है, यहां सब चीजें गैस थी और आंसर भी क्या है? गैसियस ही है। तो अपन ने कैसे डिसाइड किया कि नाइट्रोजन जो है वो सॉल्वेंट है और बाकी सारी चीजें सॉल्यूट है? तो यहां पर ये वाला पॉइंट काम आएगा कि जो सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। एयर में नाइट्रोजन 78% होती है, जो बाकी कंपोनेंट के कंपेयर में ज्यादा है। इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो किसका काम करेगी? सॉल्वेंट का, और बाकी सब क्या होंगे? सॉल्यूट। अब अपन प्रॉपर्टी नोट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये क्या है? होमोजेनस। इसके आधे से ज्यादा पॉइंट तो ऐसे हैं जो या तो मिक्सर की प्रॉपर्टी है या होमोजेनस की प्रॉपर्टी। सबसे पहला पॉइंट अपन ने ये लिख दिया कि सॉल्यूशन एक तरह का कैसा मिक्सर है? होमोजेनस मिक्सर। सेकंड, इसके पार्टिकल की साइज याद रखनी है। पार्टिकल की साइज कितनी होती है? 1 नैनोमीटर से भी क्या होती है? कम होती है। स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर क्या होती है? साइज होती है। कंपोनेंट जो होते हैं सॉल्यूशन के वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, और ये प्रॉपर्टी मिक्सर की है। नेक्स्ट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी किसकी थी? होमोजेनस मिक्सर की, क्योंकि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सर है, इसलिए अपन ने नोट कर लिया। नेक्स्ट है कि इसके सॉल्यूशन के जो पार्टिकल 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, इस वजह से उस पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट नहीं लगता।
और ग्रेविटेशन का इफेक्ट नहीं लगने से वो कंटेनर में सेटल नहीं होते, इसलिए हर सॉल्यूशन स्टेबल होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सॉल्यूशन स्टेबल है, उसका क्या रीजन है, तो अपन को ये वाला पॉइंट डिस्क्राइब करना है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज नेग्लिजिबल ड्यू टू स्मॉल साइज, सो सॉल्यूट डोंट सेटल डाउन एंड सो सॉल्यूशन आर स्टेबल। नेक्स्ट है कि doesn't scatter light due to small particle size, so path of light not visible in solution। इस चैप्टर में आगे की तरफ एक इफेक्ट देखेंगे जिसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट, और उस टिंडल इफेक्ट में जो पाथ होता है लाइट का विजिबल होगा, अपन अच्छे से समझेंगे। लेकिन सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, तो उसका कारण क्या होगा कि सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होने की वजह से जब लाइट गिरती है तो स्कैटर, बोले तो फैलाना नहीं हो पाता, और इस वजह से वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर पाते, उसका पाथ विजिबल नहीं होता। और उस टॉपिक के नीचे अपन लिखेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज कंसंट्रेशन। कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अपन ने कितना सॉल्यूट ऐड कर रखा है वो अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन से। अब कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए अपन एक रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में ऊपर की तरफ पुट करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे की तरफ अपन क्या पुट करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसकी जगह नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बुक में दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन अपन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से आगे के सारे फॉर्मूले करेंगे। अब ये जो अमाउंट है ये भी अपन दो तरीके से रख सकते हैं। तो पहले अपन करते हैं मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज करने के लिए अपन अमाउंट की जगह मास लेंगे, और मास बाय वॉल्यूम में सॉल्यूट का तो मास लेंगे और सॉल्यूशन का अपन क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो मास बाय मास परसेंटेज कहलाता है, और मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो निकाल के अपन 100 से मल्टीप्लाई कराएं तो वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म है, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, लेकिन वो अपने इस टॉपिक में नहीं है, अपन को ये दो ही करनी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर तो है सॉल्वेंट जिसका मास दे रखा है 320 ग्राम, और जो सॉल्ट डिसॉल्व कर रखा है उसका मास दे रखा है 40 ग्राम, और वो क्या हो गया, सॉल्यूट। और अब कह रहा है कि कैलकुलेट करो, क्या करो, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो, वो भी किससे, मास बाय मास से। तो मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम। अब देखो आगे मेरे को निकालना है मास परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन था तो मैंने 40 लिख दिया, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन ही नहीं था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स होने से बनता है, तो सॉल्यूशन का मास भी ऐसे ही निकालते हैं। सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट के मास दोनों को अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो जो आंसर आएगा वो क्या है, 11.1, क्योंकि ये मास बाय मास परसेंटेज है तो पीछे परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब इस आंसर का मीनिंग क्या है, इस आंसर का मीनिंग है कि अगर मैं 320 ग्राम ऑफ वाटर और 40 ग्राम ये जो कॉमन सॉल्ट लेकर मैंने 360 ग्राम का जो सॉल्यूशन बनाया, अगर मैं 360 ग्राम का सॉल्यूशन ना बना के मैं 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाता तो मुझे सॉल्यूट कितना ऐड करना होता, 11.1 ग्राम ऐड करना होता। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ये होता है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो टर्म आती है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूट और कंसंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब है, जैसे मैं आपको कहूं कि ये पेन लंबा है या छोटा है, मतलब हाइट में इसकी लेंथ कैसी है, शॉर्ट है या लॉन्ग है, ये मैं तब तक आपको नहीं बता सकता जब इसके पास में मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं रखता। सपोज करो मैं अपने हैंड से इसको कंपेयर करूं तो इसकी हाइट छोटी कहलाएगी और ये बड़ी है, लेकिन अगर मैं इसको अपनी फिंगर से कंपेयर करूं तो ये वाला जो है इसकी लेंथ ज्यादा होगी और इसकी लेंथ कम होगी। ठीक वैसे वैसे किसी एक सॉल्यूशन को मैं ये नहीं कह सकता कि वो डाइल्यूट है या वो कंसंट्रेट है, किन्हीं दो सॉल्यूशन को कंपेयर करना पड़ेगा और किसी कंपेयर के बाद में किसी एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट बोला जाएगा और दूसरे सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, कंसंट्रेट। जैसे अपन ये तीन सॉल्यूशन लेते हैं ए बी सी, तीनों में फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है 100 और सॉल्यूट की अमाउंट तीनों में अलग है, इसमें 10 ग्राम, इसमें 20 ग्राम, इसमें 30 ग्राम। अब अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं तो ए और बी को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से किसमें सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व कर रखा है, बी में 20 है, ए में 10 है, इसका मतलब बी में ज्यादा है, इसलिए बी को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट, और ए को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट।
अब इसका ये मीनिंग नहीं है कि B कंसंट्रेट ही होगा हमेशा। अगर मैं इसी B को C से कंपेयर करूं तो C में तो 30 ग्राम और भी ज्यादा डिसॉल्व कर रखा है, तो अगर B और C को कंपेयर किया जाए तो C कैसा है, कंसंट्रेट, और B कैसा है, डाइल्यूट। तो जो कंसंट्रेट और डाइल्यूट टर्म है वो कंपेरेटिवली है। अपन इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक बार ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपेरेटिवली जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी वो कंसंट्रेट कहलाएगा, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम आएगी वो डाइल्यूट कहलाएगा। या फिर अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंपेरेटिवली जिसमें सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व कर रखा है वो कंसंट्रेट कहलाएगा, जिसमें कम डिसॉल्व कर रखा है वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक क्या करेंगे, ग्लास लेंगे और उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर लेके उसमें तब तक सॉल्ट डिसॉल्व करते जाएंगे जब तक उसमें डिसॉल्व होता है। तो एक ऐसी लिमिट आएगी जब अपन ऊपर से और सॉल्ट डालेंगे तो वो सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, उसमें वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा। तो अब इसका क्या मतलब है कि अब वो वाटर और सॉल्यूट नहीं ले सकता या और सॉल्ट नहीं ले सकता, मतलब उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि भाई अब मैं फुल हो चुका हूं। वो पॉइंट तक सॉल्यूट डालने पर जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसे कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट में अपन उतनी सॉल्यूट मिला चुके हैं जितनी अपन मिला सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस अमाउंट से कम की कोई भी वैल्यू अगर अपन मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सॉल्वेंट लेना है, उसमें सॉल्यूट डालते रहना है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी सॉल्यूट की जो उसमें मिलाई जा सकती है, अगर वो मिला दे और फिर सॉल्यूशन बनाए तो सैचुरेटेड। और उस वैल्यू से नीचे कोई भी वैल्यू का अगर सॉल्यूट डालकर अपन उसका सॉल्यूशन बना रहे तो उसको अपन क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन था जिसमें और सॉल्ट या और सॉल्यूट नहीं मिला सकते थे, अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करने पर उसमें देखेंगे कि और सॉल्यूट मिला सकते हैं, तो उसके सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर और सॉल्यूट मिला दिया, तो अब ये क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरीके से अपने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कंप्लीट होते हैं। इन पांचों की जो डेफिनेशन है आगे की स्लाइड में गिवन है, और इसी के साथ आज अपन इस वीडियो का पार्ट एंड करते हैं। तो बच्चे खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब सारा पढ़िए और बार बार इस वीडियो को तब तक देखें जब तक समझ में ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।